नए धार और नए अंदाज के साथ इंडिया न्यूज। कल हमने अन्ना हजारे से खास बातचीत की थी और उस बातचीत में लबोलुआब ये निकला था कि टीम अन्ना आखिरकार टूट गई। टीम अन्ना क्यों टूटी, क्यों अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम की राहें अलग हो गई और क्यों अन्ना हजारे एक तरह से अलग थलग पड़ गए हैं। क्या हुआ था रामलीला मैदान में जब सरकार और अन्ना हजारे की टीम की बातचीत चल रही थी उस दौरान। उसी सिलसिले से जुड़े हैं उदय सिंह देशमुख यानी भय्यू महाराज जी, जो कि जाने माने धर्मगुरु हैं, संत हैं। इंदौर में उनका बेस है लेकिन महाराष्ट्र में उनके समाज सेवा के कामों के लिए वो जाने जाते हैं और सरकार और अन्ना हजारे के बीच वो ही मध्यस्थता कर रहे थे। सीधे चलते हैं भय्यू महाराज जी के पास। भय्यू महाराज जी, आपका इंडिया न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर्वप्रथम इंडिया न्यूज के माध्यम से समस्त राष्ट्रवासियों को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं और समस्त इंडिया न्यूज के मेरे साथियों को, बंधुओं को और आदरणीय दीपक सर, आपको भी मेरी समस्त शुभकामनाएं। चलिए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। भय्यू महाराज जी, सबसे पहले जानना चाहूंगा कि आखिर क्या हुआ, आपको क्या लगता है? आप अन्ना हजारे जी को इतने नजदीकी से जानते हैं, वो आपका सम्मान करते हैं, आपके पांव तक छूते हैं। आखिरकार क्या हुआ कि अन्ना को अरविंद को छोड़ना पड़ा? किरण बेदी भी उनसे एक राय नहीं रखती हैं। आखिरकार ऐसी स्थिति आई क्यों जब रामलीला मैदान पे हमने इतना सक्सेसफुल आंदोलन दे रखा था जिसको खत्म करने में आपकी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका थी? आपको क्या लगता है क्या दिक्कत हुई टीम अन्ना के साथ? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं साहब कि ये एक विचारधारा का प्रश्न है। समाज में हमेशा दो प्रकार के विचार होते हैं, एक प्रभावित करने वाले और एक परिवर्तित करने वाले। मूलतः प्रभावित करने वाले विचार और परिवर्तित होने वाले विचार, इसके साथ में जुड़कर एक और जो प्रश्न सामने आ रहा है समाज के, वो है तैयार हुए आदर्श और संघर्ष से निर्माण हुए आदर्श। अब जो ये प्रश्न आज जो आपके सामने खड़ा हुआ है, हमारे सामने खड़ा हुआ है, या फिर समाज के सामने जो ये प्रश्न है, या आज जो राष्ट्र के सामने एक प्रश्न है कि एक आंदोलन का अंत इस तरह से क्यों हुआ, या फिर आज एक आंदोलन बिखरा हुआ सा क्यों दिखाई देता है या समाप्ति की ओर क्यों दिखाई देता है, तो उसका मूल कारण ऐसा है कि जो तैयार हुए आदर्श हैं और जो संघर्ष से निर्माण हुए आदर्श हैं, उनमें कहीं ना कहीं पर विचारधाराओं का अंतर आ गया, वही विचारों का अंतर आ गया। तो मेरा स्पष्ट मानना है कि अन्ना को जो मैं देखता आया हूं और जो मैंने अन्ना को बहुत नजदीक से जाना है, वो संघर्ष से निर्माण हुए आदर्श हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन संघर्ष में व्यतीत किया है, राष्ट्र के लिए संघर्ष किया है, समाज के लिए संघर्ष किया है, मनुष्यता के लिए, मानवता के लिए उन्होंने संघर्ष किया है और उसमें अपेक्षा मात्र भी उन्होंने कहीं रखी नहीं है, ना ही पर कुछ महत्वाकांक्षाओं को सामने रखा है। पर मुझे एक लगता है कि जो उनके साथ जो लोग जुड़े हुए थे, वो इस आंदोलन के माध्यम से कुछ ना कुछ अपनी महत्वाकांक्षाओं को भी साथ में रखते थे। महत्वाकांक्षा और अपेक्षा विहीनता, ये दोनों आपस में कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति में सुप्त रूप से आने के कारण यह बिखराव बना हुआ है। क्या आपको लगा उस बातचीत के दौरान, जब बातचीत के लिए खुद प्रधानमंत्री जी ने आपको बुलाया, कपिल सिब्बल से विलासराव देशमुख जिन्होंने फाइनली अनशन तुड़वाया था, उनसे आपकी कई दौर की बातचीत हुई, आपने अन्ना हजारे से बातचीत की, सुरेश पठारे को बीच में उस बातचीत के अंदर डाला गया, कहीं आपको इस बातचीत के दौरान लगा कि अरविंद केजरीवाल यानी जो अब आम आदमी पार्टी बन गई है, वो टीम अन्ना तक कम्युनिकेशन नहीं करने दे रही थी, बार बार रोकने की कोशिश कर रही थी? देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बहुत स्पष्ट बताना चाहता हूं कि एक व्यक्ति विशेष का नाम तो मैं लेना नहीं चाहता, पर अन्ना तक पहुंचने में मुझे काफी अवरोध का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ी बात यह है कि जब मेरी पहली मुलाकात रामलीला मैदान में अन्ना के साथ में जब बहुत सीधे तरीके से हुई थी और बहुत अच्छे और सौहार्दपूर्ण वातावरण से हुई थी, हमारे सामने सबसे बड़ा प्रश्न यह था दीपक सर कि हमारे को जो विश्व के सामने हमारे प्रजातंत्र मूल्यों का रक्षण करते हुए, संविधान का सम्मान के साथ में
पार्लियामेंट की, हमारी संसद की सर्वोच्चता का ध्यान रखते हुए सामान्य जनमानस की जो भावना है उसको भी सम्मान में रखते हुए मैंने ये कदम उठाने का संकल्प किया था। सबसे पहली बात मैं ये आपको बताना चाहता हूं। कहीं ना कहीं ये गतिरोध टूटे और हमारे राष्ट्र के सामने जो एक चुनौती बन गई है, एक राष्ट्र के सामने एक जो मुद्दा खड़ा हुआ है, एक हमारे समाज के सामने जो मुद्दा खड़ा हुआ है जिससे कि जन भावनाएं जुड़ी हुई है, इस मुद्दे का निराकरण किस तरीके से होना चाहिए, इस निराकरण के परिप्रेक्ष्य में एक भारतीय नागरिक की तरह, एक आम नागरिक की तरह मैं अन्ना साहब के दर्शन करने के लिए और उनसे मुलाकात करने गया था। जब पहली बार मैं गया तो मैं बहुत सीधे तौर पर उनसे मुलाकात कर पाया, सीधे मेरी बातचीत हुई, काफी अच्छे सौहार्दपूर्ण तरीके से बातचीत हुई। उन्होंने जो अपने मुद्दे और अपने पक्षों को रखा था, उन मुद्दे और पक्षों के साथ में मैं जाकर सरकार के जो मान्यवर थे उनसे भी मैंने मुलाकात की। उनको मैंने ये अवगत कराया कि विसल ब्लोअर के लिए, जुडिशरी अकाउंटेबिलिटी बिल के लिए, साथ में लोकपाल विधेयक के लिए आप अन्ना का क्या मत रखा जाता है और अन्ना के क्या भावना है, और उन अन्ना की भावना के साथ साथ सामान्य भारतीय लोगों की भावना क्या है। निश्चित तौर पर मेरा यह मानना था कि सरकार भी प्रतिबद्धता या सरकार की भी जो संकल्पबद्धता था उस पर हम जरा भी संदेह नहीं कर सकते, क्योंकि मैं बहुत आंतरिक तौर पर सब लोगों से संवाद स्थापित कर रहा था। और यहां तक अन्ना तक का भी जो प्रश्न था, अन्ना के सामने यही मुद्दा था कि किसी भी तरीके से इस तरीके से कानून आए कि भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है वो खत्म होना चाहिए, एन केन भ्रष्टाचार का मुद्दा खत्म हो और व्यवस्था में सुधार हो। अब सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार की मुलाकात करने के बाद में मैं आपको स्पष्ट बताता हूं कि मुझे इतना बाद में इतने अवरोधता का सामना करना पड़ा। और यहां तक मैं आपको बहुत स्पष्ट तौर पर बताता हूं कि कोई व्यक्ति सीधे तौर पर तो मेरे को रोकने के लिए सामने नहीं आया, परंतु सुरेश पठारे ने मेरे को अंतिम क्षण तक मेरा विरोध किया, जो कि काफी समय तक उसने मुझे अन्ना तक ना तो पहुंचने दिया, ना ही उन्होंने मेरे को अन्ना तक कोई सीधे संवाद स्थापित करने की स्थिति बनने देने का प्रयत्न किया। आखिरी में फिर मेरे पास में चारा न रहा तो फिर मैंने सरकार की तरफ से जो भावना है वो मैंने संभाली। और एक महाराष्ट्र की सामाजिक कार्यकर्ता हैं विश्वंभर चौधरी जी, जो कि आज अन्ना की टीम के सदस्य हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और बहुत सहज और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। उन्होंने काफी अच्छे सामाजिक आंदोलन खड़े किए हुए हैं। आदरणीय मैदा पाटकर जी के साथ में वो जुड़े हुए हैं। मैंने उनसे संवाद स्थापित किया, मैंने उनको सत्य स्थितियों से अवगत कराया कि मैंने कहा इस तरीके से स्थितियां बन रही है, अगर ये होगा तो हम इस आंदोलन का सही और शांतिपूर्ण तरीके से तो हल निकाल ही नहीं पाएंगे, पर जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है उस मुद्दे को हम इसी तरीके से यक्ष के प्रश्न के समान छोड़ेंगे। कहीं ना कहीं पर सरकार की भावना अन्ना टीम तक पहुंचना चाहिए और अन्ना टीम की जो भावना है वो भी सरकार तक पहुंचना चाहिए। नहीं तो रोक कौन रहा था भाई जी महाराज, रोक कौन रहा था? आंदोलन करते रहने का भी अर्थ नहीं। मैं आपको स्पष्ट नाम बता रहा हूं, मुझे सुरेश पठारे ने अंतिम समय तक वहां तक नहीं आने दिया था। अरविंद केजरीवाल का क्या रोल था इस सब में? कहते हैं सुरेश पठारे और अरविंद केजरीवाल बड़े नजदीकी हैं। सर ये मेरे को अभी ज्ञान नहीं है, परंतु मैं आपको बहुत स्पष्ट तौर पर बताता हूं कि सुरेश पठारे ने मुझे बहुत स्पष्ट तरीके से वहां पर अनेकों प्रकार से रोकने का प्रयत्न किया, अनेक प्रकार के जो है कॉन्स्पिरेसी कर मुझे दूर करने का प्रयत्न किया। परंतु अन्ना के प्रति मेरी जो भावना है और अन्ना की जो मेरे प्रति भावना है, उसने कहीं ना कहीं पर वापस एक संवाद और एक सेतु का काम किया और इस तरीके से हमने एक सार्थक पहल कर पाए कि आखिरी की जो हमारी बैठक हुई है जो सलमान खुर्शीद साहब के पास में, जो कि आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम है, और मैंने वहां से बाहर निकल के बाद में एक संकेत दिया था कि दूसरे दिन हमारे को निश्चित तौर पर एक अच्छी खबर आएगी या फिर एक अच्छा संदेश हमारे को राष्ट्र के नाम पर मुझे याद है अच्छी तरीके से। कहीं ना कहीं पर सरकार और आंदोलनकारियों के बीच में जो एक गतिरोध है वो समाप्त होगा। ये ऑन रिकॉर्ड कैमरा पर है मेरा ये रिकॉर्ड। लेकिन भैया जी महाराज, ये लोग चाहते क्या थे? अरविंद केजरीवाल क्या चाहते थे? सुरेश पठारे क्या चाहते थे? क्या वो ये चाहते थे कि जो मोमेंटम बना हुआ है वो उसी तरह से बना रहे और अन्ना हजारे अनशन करते रहे और एक गतिरोध कायम रहे? क्या ऐसी कोई मंशा थी इनकी?
देखिए, अरविंद जी का तो मैं नहीं कह पाता, क्योंकि मेरा सीधा संवाद उनसे कभी स्थापित हुआ नहीं। मैं जो स्पष्ट बात है वो मैं बताना चाहता हूं, परंतु सुरेश की जहां तक मेरे को भूमिका है वो हमेशा से संदिग्ध लगी है। मैं इसके लिए बिल्कुल नकार नहीं सकता हूं, और मैं स्पष्ट तौर से बोल रहा हूं और साफ तौर पर बोल रहा हूं। आपको क्या लगता है, क्या इन लोगों की मंशा क्या थी उस वक्त? ये क्या चाहते थे? आंदोलन चलता रहे? मुझे ये भी ज्ञान है कि कहीं आपने अन्ना को ये भी कम्युनिकेट किया था कि अन्ना, अब ये लोग आपकी जान से खेलने लगे हैं, क्योंकि अनशन के 10 दिन से ज्यादा हो चुके थे और गतिरोध लगातार बढ़ता रहा था। जो बातें हो रही थी उसको पब्लिक करा जा रहा था और बीच का कोई रास्ता नहीं निकल रहा था आपकी तमाम मध्यस्थता के बावजूद। 7 या 8 दिन के बाद क्या आपने अन्ना को कहा था कि अन्ना, अब ये लोग आपकी जान से खेल रहे हैं? निश्चित तौर पर अन्ना के प्रति जो मेरी भावना है वो हमारे पितृ स्वरूप है, राष्ट्र के गौरव हैं। अन्ना ने जो सामाजिक योगदान दिया है, मानवता के लिए योगदान दिया है, उनके प्राण हमारे लिए सर्वोपरि थे। अगर वो स्वस्थ रहते हैं और अगर वो अधिक आयु को प्राप्त करते हैं तो निश्चित तौर पर राष्ट्र के विकास में, राष्ट्र के और समाज के विकास में वो अपना और योगदान बहुमूल्य दे सकते हैं। यह हमारे पीछे की भावना थी। हमारे पीछे की भावना ये थी कि मूल उद्देश्य कि हम ये भी समझे कि जो सरकार की जो संवैधानिक तकलीफें हैं, अड़चने हैं, जो चुनौतियां हैं, उसको भी हम समझ लें। जो हमारे साथ में जो हमारी जो कानूनी प्रक्रिया है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल ढांचा है, जो हमारे सिस्टम्स हैं, उसको हम समझकर सिस्टम्स में रहकर हम सिस्टम में सुधार करने की बात करने की हम पहल रखते थे। परंतु जब ये कहीं होता हुआ दिखाई नहीं देता, कहीं ना कहीं पर जब हम चार मुद्दों पर आकर सहमति बनाते थे, जब 11 मुद्दे हमारे सामने मेरे माध्यम से जब रखे गए, उन 11 मुद्दों में बहुत क्लियरली मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां पर विसल ब्लोअर बिल से लेकर अगर आप बोलेंगे कि अगर आप कहें तो जुडिशरी अकाउंटेबिलिटी बिल के साथ में एक एक चीजों की बहुत स्पष्ट रूपरेखाएं तय होकर दी गई थी। परंतु वो 11 मुद्दों को भी नकार दिया गया था और 11 मुद्दों को नकारने के बाद में भी जब ये आंदोलन चलता रहा तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय था। और अगर ये चिंता का विषय था तो हमने एक होकर, मैंने विशंबर चौधरी साहब ने, हमने कहीं ना कहीं पर एक आकर एक ये फैसला किया कि अन्ना को हम ये संदेश दें कि अन्ना, आंदोलन अपनी जगह पर है, परंतु आपका जीवन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। साथ में जो राष्ट्र के सामने जो ये एक परिस्थिति निर्माण हुई है, ये भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। तो कहीं ना कहीं पर एक शांति प्रिय हल इसका निकलना चाहिए और वो उस हल के चलते हुए फिर कहीं ना कहीं पर आज आपने देखा कि सरकार और उनके बीच में कहीं ना कहीं पर ये स्वरूप सामने आया है। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। आपने कहा कि उनके कुछ सहयोगी शायद उनकी जान से खेल रहे थे। क्या आपको लगता है कि ऐसे लोगों का अल्टीरियर मोटिव था और आज वो आम आदमी पार्टी के तौर पर सामने आ गया है? देखिए, मैं कह नहीं सकता क्योंकि ये व्यक्ति विशेष की बात है, वो किस पार्टी से जुड़ते हैं, किस रूप से नहीं जुड़ते हैं। परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि आज मेरा प्रश्न यह है कि अगर उनकी नीयत पाक साफ थी तो वो अन्ना को छोड़कर गए क्यों? इसी उत्तर में आपको सारे जो आपके सारे प्रश्न हैं उसका समाधान मिल जाएगा। मेरा यह मानना है कि जो सुरेश पठारे अन्ना का दिन रात सेवा करने का संकल्प ले चुका था, जिसने आंदोलन में अपना एक स्थान बनाने का कार्य किया था, वो सुरेश पठारे आज क्यों टीम में दिखाई? सुरेश पठारे अन्ना का दिन रात सेवा करने का संकल्प ले चुका था, जिसने आंदोलन में अपना एक स्थान बनाने का कार्य किया था, वो सुरेश पठारे आज क्यों टीम में दिखाई नहीं देता? वो बापू पठारे उस टीम में क्यों नहीं दिखाई देता? आज राड़ेगंज सिद्ध में वो क्यों नहीं आते हैं? मेरा प्रश्न ये है दीपक जी। महत्वपूर्ण बात आपने कही है। आप क्या कहेंगे? अन्ना को आगे रखकर भय्यू जी महाराज, क्या ये अपने हित सिद्ध करना चाहते थे? चाहे वो सुरेश पठारे हों, चाहे वो बाबू पठारे हों, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हों, चाहे वो मनीष सिसोदिया हों, चाहे वो प्रशांत भूषण हो, चाहे वो शांति भूषण हो। देखिए, अब ये तो बहुत स्पष्ट सामने आते जा रहा है ना समाज के सामने। अगर राष्ट्रहित सर्वोपरि है, समाज हित सर्वोपरि है, भ्रष्टाचार का मुद्दा सर्वोपरि है, तो मेरा एक मानना है कि हम अन्ना को छोड़े क्यों? क्योंकि अन्ना एक रोल मॉडल थे, एक मॉडल थे।
राष्ट्र के युवाओं से, जो कि हमारे राष्ट्र की जो आधी से ज्यादा आबादी है वो युवाओं से जुड़ी हुई है। युवाओं का सबसे बड़ा सहभाग इस आंदोलन में रहा है और उस युवा के आदर्श अन्ना खुद रहे हैं। युवा उनमें भगवान देखने लगा था, आदर्श देखने लगा था, यहां तक एक महात्मा गांधी के प्रतिरूप में लोग उन्हें देखने लगे थे, इस युग के गांधी के रूप में उनको देखने लगे थे। ऐसे समय पर लोगों ने छोड़कर उनको जाना कहीं ना कहीं उनकी महत्वाकांक्षा को तो दर्शाता है। बिल्कुल महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। मेधा पाटकर ने एक कि अगर हम जी आप कुछ कह रहे थे? ये मेरा बहुत स्पष्ट मानना है कि अगर हम एक विचारधारा से जुड़े हैं, मेरा एक मानना है कि हम एक विचारधारा से जुड़े हैं। अगर मैं भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहता हूं इस देश से, तो मेरे को क्या क्या कार्य करना है। राष्ट्र, समाज और मानवता के सामने अगर हमारी जो चुनौतियां हैं आज राष्ट्र के समक्ष, तो उसके लिए हमारे को विचार और उसके अनुसार क्या कार्य करना है, ये तो बहुत स्पष्ट है ना। ये तो विचारधारा का प्रश्न है। मेरा ये मानना है कि अगर विचारधारा से जुड़े हुए हैं आप, तो विचारधारा से आप अलग हो कैसे सकते हैं? और अगर आप विचारधारा से अलग होते हैं तो फिर कहीं ना कहीं पर तो प्रश्न खड़ा होगा ही ना। समाज के सामने भी खड़ा होगा और सामान्य इंसानों के प्रति भी और सामान्य नागरिक के मन में भी यह प्रश्न खड़ा होगा कि ये विचारधारा अलग कैसे होती है। बिल्कुल, सामान्य नागरिक के टूट ही नहीं सकती, क्योंकि जब मुद्दा एक मुद्दे से जुड़े हो, आप सारे एक मुद्दे पर आए हुए थे। लोकपाल एक नाम है, परंतु मुद्दा तो भ्रष्टाचार का था ना, व्यवस्था को सुधारने का था ना। तो उस व्यवस्था को सुधारने के लिए जिस आदमी को आपने, जिस व्यक्ति को रोल मॉडल के लिए सिलेक्ट किया, उस रोल मॉडल को आप कैसे बदल सकते हैं? बिल्कुल, आपने बहुत मुद्दे की बात कही, आपने बहुत पते की बात कही है, और इसीलिए आपसे हमारे बातचीत करने का मकसद भी यही है भय्यू जी महाराज, कि आम आदमी के मन में सवाल है कि आखिरकार इतनी बड़ी टीम जिसने इतना बड़ा जन आंदोलन खड़ा कर दिया था, वो टीम आखिरकार बिखर क्यों गई? इसमें मेधा पाटकर, और आपने एक नाम लिया था, उनका भी, जो मेधा पाटकर के सहयोगी हैं, उनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। आपकी उनसे बातचीत हुई थी, विश्वंभर चौधरी जी, विशंबर चौधरी जी, आपकी उनसे बातचीत हुई थी। ये बातचीत की नौबत क्यों आई? क्यों आपको मेधा पाटकर और विशंबर चौधरी जी को इन्वॉल्व करना पड़ा इस बातचीत में? नहीं, बहुत स्पष्ट बात है ना, क्योंकि अगर मुझे अन्ना से संवाद ही नहीं साधने जा रहा था, मुझे अन्ना तक पहुंचने ही नहीं दिया जा रहा था, तो मेरे लिए तो फिर कोई पर्याय भी नहीं था ना। तो फिर हमने एक योजना बनाई कि विश्वंभर चौधरी जी जो है अन्ना तक रहेंगे, अन्ना के पास में रहेंगे, और मेधाताई अन्ना को कन्विंस करेंगे, और इधर से सरकार की तरफ से जो है, जो भी भावना है वो मैं पहुंचाऊंगा। तो इस तरीके से एक सेतु बनाया, एक गुप्त तरीके से, अगर आप कह सकते हैं कि एक गुप्त सेतु हमने तैयार किया, और उस सेतु के माध्यम से कहीं ना कहीं पर जो अन्ना को पसंद है मुद्दे थे, जो अन्ना के लिए जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न थे, अन्ना को पूर्ण करवाना थे, वो हम सरकार तक पहुंचाने में यशस्वी रहे। मैं आपको बताना चाहता हूं दीपक सर, और उसी के साथ में सरकार की भी जो भावनाएं थी वो कहीं ना कहीं पर हम सीधे अन्ना तक कम्युनिकेट कर पाए। इसमें अगर आप देखेंगे तो वो दृश्य रूप से सामने नहीं आते, परंतु विश्वंभर चौधरी जी का बहुत बड़ा योगदान इस सामाजिक आंदोलन में रहा है, जो कि आज स्पष्ट रूप से किसी को कहीं दिखाई नहीं देता। क्योंकि हमारे राष्ट्र की स्वतंत्रता में भी जितने स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान हुए, उसमें कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण बलिदानों में से भी कई बार हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम स्मरण नहीं कर पाते, या फिर उनका नाम हमें मालूम नहीं रह पाते हैं, परंतु कहीं ना कहीं उनके योगदान को भी नकारा नहीं जा सकता। मैं आपको स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि विश्वंभर चौधरी जी का एक बहुत बड़ा योगदान इस आंदोलन में और कहीं ना कहीं पर सरकार से सेतु बांधने में मेरे साथ जुड़कर रहा है। मतलब आप कहेंगे भय्यू जी दो टूक शब्दों में कि अरविंद केजरीवाल हो या फिर मनीष सिसोदिया हो या फिर प्रशांत भूषण, शांति भूषण, इन्होंने एक तरह से अन्ना हजारे और इस आंदोलन का इस्तेमाल किया है? देखिए, ये मैं अपने मत प्रकट नहीं कर सकता दीपक सर, क्योंकि मेरा बहुत स्पष्ट मानना है कि सभी को अपनी अभिव्यक्ति का अधिकार है, पर मेरा यह मानना है कि मैं अपनी विचारधारा किसी पर थोप नहीं सकता। पर मैं एक ये बोलना चाहता हूं, विचारधारा थोपने की बात नहीं, आपने जो कहा उसका निष्कर्ष कमोबेश यही निकलता है। जी, मेरा तो बहुत स्पष्ट मत है कि हम जिस विचारधारा से जुड़े हुए हैं वो विचारधारा को हम छोड़ कैसे रहे हैं, मेरा तो एक प्रश्न है ना। और अगर विचारधारा को हम छोड़ रहे हैं तो फिर हम उस मत से सहमत नहीं है। अगर मत से सहमत नहीं है तो कहीं ना कहीं पर व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है। जी, यही तो हम पूछना चाहते हैं कि आखिरकार उन्होंने छोड़ा क्यों? और आपकी बातें कई चीजों का, कई बड़ी चीजों का खुलासा करी भय्यू जी महाराज।
मैं ये जानना चाहूंगा कि इस बातचीत में सरकार को आपको लाने की नौबत कहां से आई। हमारी जानकारी यह है कि प्रधानमंत्री जी की तरफ से आपको आग्रह हुआ था कि आप इस बातचीत में आएं और मध्यस्थता करें। जी बिल्कुल स्पष्ट तौर पर सरकार की तरफ से मैं क्योंकि किसी पोस्ट पर नहीं हूं, मैं सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदगी नहीं करता, सरकारी पोस्ट पर नहीं हूं, ना ही मैं ब्यूरोक्रेट्स हूं, ना ही मैं पॉलिटिशियंस हूं या फिर सरकार का कोई भाग था। मेरी जो जिम्मेदारी थी वो एक नागरिक के रूप में थी, एक नैतिकता के रूप में थी, एक राष्ट्र के सामने जो एक बहुत बड़ा एक प्रश्न खड़ा हो गया था, एक जो आंदोलन जन भावना से निर्माण हुआ था, उसका सम्मान करना था, संवैधानिक व्यवस्था को हमारे को बचाकर रखना था, संवैधानिक व्यवस्था का सम्मान करते हुए हमारे पार्लियामेंट की सर्वोच्चता को कायम रखते हुए, सर्वोच्चता को कायम रखते हुए कहीं ना कहीं पर गतिरोध खत्म करना था। और इसलिए जो है उसके लिए मेरे को संदेश निश्चित तौर पर सरकार के ही नुमाइंदों की तरफ से आया था, सरकार के ही का संदेश मुझको प्राप्त हुआ था। चाहे वो उसको आप ऑफिशियली तो डिक्लेयर कर नहीं सकते या फिर ऑफिशियली कह नहीं सकते, इन रिटर्न आप ले नहीं सकते, परंतु जो संकेत थे वो इसी तरीके से थे, उनके द्वारा मेरे को बुलाया गया था। पर बुलाने का उद्देश्य ये नहीं था कि कहीं ना कहीं पर मैं उनकी तरफदारी करूं, जो कि अन्ना के सामने प्रेजेंट किया गया था कि मैं कौन हूं, मैं सरकार की तरफ से क्या मैं नुमाइंदगी करना चाहता हूं या सरकार का कोई नुमाइंदा बनकर मैं सरकार की भूमिका के लिए कार्य कर रहा हूं। इस तरीके का प्रेजेंटेशन कहीं ना कहीं पर अन्ना के सामने करने का प्रयास किया गया था, इसको भी मैं नकारता नहीं हूं। भाई जी महाराज, बड़ा सवाल यहां पर यह है कि आपको बीच में लाया गया, आपके जरिए बातचीत कराई गई, लेकिन हमारी जानकारी यह है कि इस बातचीत के दौरान अन्ना हजारे को जो अंग्रेजी में जो पॉइंट्स लिख कर दिए जाते थे, जो आप आगे कम्युनिकेट करते थे उन तक, उनको गलत ढंग से अन्ना हजारे के सामने पेश किया गया, सरकार की मंशा को गलत ढंग से पेश किया गया। जो लोग बीच में उस वक्त अरविंद केजरीवाल थे, मनीष सिसोदिया थे, शांति भूषण थे, प्रशांत भूषण थे, ये तमाम लोग बीच में थे। हमने पूरे जितने भी दिन ये अनशन चला है रामलीला मैदान में इस चीज को देखा है। क्या इसके चलते आपको जो टेक्स्ट सरकार की तरफ था उसको मराठी में ट्रांसलेट कराने की नौबत आई थी और तब अन्ना हजारे को समझाया गया था? देखिए मैं बताता हूं कि मराठी में कहीं ना कहीं पर ट्रांसलेशन हुआ है, अन्ना को एक एक मुद्दे समझाए गए हैं, यह बहुत स्पष्ट बात है। मराठी में ट्रांसलेशन हुआ। भाई महाराज, चलते चलते आपको क्या लगता है कि आप क्या भविष्य देख रहे हैं आम आदमी पार्टी का? आप क्या भविष्य देख रहे हैं पहले अन्ना हजारे की मूवमेंट का? देखिए मेरा तो बहुत स्पष्ट मत है। अन्ना ने भ्रष्टाचार का एक मुद्दा उठाया है। भ्रष्टाचार को इस देश से समाप्त करना है तो सेवा क्षेत्र पे से बाहर समाप्त करना होगा। जब तक हमारे देश का समाज इस बात पर निर्भर करता है कि मेरे घर का मेरे जो धर्मपत्नी है उसके जो भी इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति में नौकरी से आए हुए पैसे से करूं या सेवा क्षेत्र से आए हुए पैसे से मैं करूं। दूसरी बात, मैं थोड़ा सा आपका समय लेना चाहता हूं, परंतु मेरे ये मन के भाव में भी कहना चाहता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे माता पिता की जो स्वप्न है उसको मैं मेरे जो पैसा आता है, नौकरी से जो पैसा कमाता हूं उससे पूरे करूं, मेरे गाड़ी खरीदूं, मेरा बंगला खरीदूं। आप मेरे को बताइए, जिस देश में सेवा मजबूरी होगी तो भ्रष्टाचार के सिवा क्या होगा? मेरा यह मानना है कि हमारे देश में सेवा संकल्प नहीं है, मजबूरी है। इसलिए आज अगर आप देखें कि रेवेन्यू जनरेशन 18% आ रहा है एग्रीकल्चर से, और ना ही एग्रीकल्चर कोई पॉलिसी फिक्स है स्वतंत्रता मिलने के बाद में, ना ही एग्रीकल्चर के रिलेटेड एक पूरा तरीके से बजट है। तो फिर उसके कारण क्या होता है कि गांव से पलायन हो रहा है, सारा सेवा क्षेत्र के ऊपर भार आ रहा है, उद्योग क्षेत्र में कहीं ना कहीं रिसोर्सेज का अभाव है। आज जिस तरीके से आज एनर्जी का प्रॉब्लम चल रहा है, वाटर का पानी की समस्या है, तो राजस्व उत्पादन हमारा उद्योग क्षेत्र से भी नहीं आ रहा, ना ही हम अन्न पर उत्पादन करने वाले प्रक्रिया या अन्न के पे प्रक्रिया करने वाले उद्योगों को हम इतनी तरीके से बढ़ावा दे रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। मेरा यह मानना है कि सारा की सारा भार हमने अर्बनाइजेशन पर डाला हुआ है, सारा केंद्रण हमने अर्बनाइजेशन पे करा हुआ है। आखिरी में सारा की सारा जो हमारा केंद्रण है, जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, जो मनुष्य बल है, उसका सारा की सारा तो हम केंद्रण सेवा क्षेत्र पर कर रहे हैं। तो हम किस तरफ जा रहे हैं? अगर जब तक हम अपना इसको सेवा क्षेत्र पर से जब तक भार कम नहीं करते,
जब तक सेवा क्षेत्र से बाहर कम नहीं करते और उसको इक्वली हम एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज इसमें डिवाइड नहीं करते, तब तक मुझे नहीं लगता कि हम भ्रष्टाचार की समस्याओं से निदान पा सकते हैं। क्योंकि हमारे यहां पर मेरा स्पष्ट मानना है, मैं इतना घूमता हूं, ग्रामीण क्षेत्र के दूर दराज अंचलों में मैंने काम किया हुआ है और काम करते हुए मैंने प्रत्येक व्यक्तियों से इंटरेक्ट करते हुए मेरा एक ही मानसिकता ये दिखाई देती है कि आज 5 लाख रुपए 7 लाख रुपए पैकेज कमाने वाला यूथ जब राष्ट्र समाज की मानवता की बात करता है, तो मेरे को एक प्रश्न दीपक सर आपसे यह पूछना है कि जिस देश की आबादी आधी से ज्यादा युवा हो, क्या 10 रुपए राष्ट्र समाज और मानवता के लिए खर्च करने के लिए वो तैयार हैं? 10 लाख रुपए के पैकेज में से, 5 लाख रुपए के पैकेज में से अगर कमर्शियल वैल्यूज और कमर्शियल अप्रोच और कमर्शियल टाइप का जो हमारा एजुकेशनल सिस्टम है, जो इकोनॉमिकल माइंडसेट को तैयार करता हो, तो हम आप बताइए ना, क्योंकि गिव एंड टेक के सिवा इमोशंस या संवेदनाओं का स्थान का होगा? राष्ट्र के लिए संवेदना, समाज के लिए संवेदना, मानवता के लिए संवेदना। तो अगर इसी तरीके का अगर हमारी व्यवस्थाएं रहेगी तो निश्चित तौर पर कोई भी आंदोलन खड़ा करे, चाहे किसी भी तरीके का आंदोलन खड़ा करे, उसका भविष्य मुझे तो सुनिश्चित नहीं दिखता। व्यवस्था में अगर हमें सुधार करना है तो कहीं ना कहीं पर हमारे जो चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस के आधार पर पॉलिसियां बनानी पड़ेगी और संघर्ष से निर्माण हुए आदर्शों को पुनर्स्थापित करते हुए उनका सम्मान समाज को करना होगा और समाज को उनको पहचानने की ये कोशिश करना चाहिए कि किसी आदर्श को स्वीकारने के पीछे पहले या फिर किसी भी व्यक्ति के जाने के पहले, पीछे जाने के पहले उसने राष्ट्र समाज और मानवता के लिए क्या योगदान दिया है उसका अनुसरण करे, ना कि प्रोजेक्टेड लोगों का अनुसरण करे। इतना अगर हम ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर मेरा यह मानना है कि व्यवस्था में सुधार आएगा और सरकार को भी बाध्य होना पड़ेगा युवाओं के सामने। भाई महाराज बिल्कुल ठीक बात कही, चूंकि सवाल आपने मुझसे पूछा था, इसका जवाब मैं दे दूं। ये कंट्रीब्यूशन कम से कम मैं करने को राजी हूं और इस कंट्रीब्यूशन को करने के लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं आपसे टेलीफोन पर संपर्क करूंगा और वो जरूर करूंगा और दर्शकों को ये बताऊंगा भी कि जो प्रस्ताव आपने पूरे देश के सामने रखा है उस प्रस्ताव में वाकई बहुत बड़ा दम है। लेकिन बात को आगे बढ़ाते हुए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आप न केवल कांग्रेस के नेताओं के संपर्क में थे, सरकार के नेताओं के संपर्क में थे, आपकी लगातार बैठक नितिन गडकरी जी से भी हो रही थी जो उस वक्त बीजेपी अध्यक्ष थे और उन बैठकों में प्रशांत भूषण भी आते थे। उनकी क्या भूमिका थी? बिल्कुल जी सर, मेरा ये मानना है कि मैं हमेशा से एक बात की मान्यता रखता हूं सर कि व्यवस्था में रहकर हम व्यवस्था को सुधारें सर, क्योंकि आज जितने भी विश्व के अनेक राष्ट्र हैं वो यही चाहते हैं कि हमारा लोकतंत्र बिगड़ जाए, हमारी व्यवस्था पे से लोगों का विश्वास उठ जाए। मैं नहीं चाहता कि व्यवस्था पे से विश्वास उठे, मैं चाहता हूं कि व्यवस्था में सुधार हो और उस सुधार के लिए हम सबको साथ लेकर चलना होता है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र से हो, सामाजिक क्षेत्र से हो, पत्रकारिता क्षेत्र से हो, साहित्यिक क्षेत्र से हो, वाणिज्य क्षेत्र से हो, कला क्षेत्र से हो, कृषि क्षेत्र से हो। सर, जब तक हम सब एकत्र नहीं आएंगे और जब तक हम एक विचारधारा के साथ में केवल राष्ट्र बोलने से नहीं होगा, मानवता कहने से नहीं होगा। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं कि मैंने एक प्रयोग चालू किया कि समाज संत तक आए, उसके बदले में संत समाज तक जाए। बदल कैसे आता है, एक छोटा सा उदाहरण देके मेरी बात समाप्त करूंगा। मैंने एक प्रयोग चालू किया। आज अकाल पड़ा हुआ है मराठवाड़ा में, आपको भी परिचित है आज जिस तरीके से महाराष्ट्र में भीषण अकाल पड़ा हुआ है। मैंने एक छोटा सा प्रयोग चालू किया कि जहां पर हम समाज संत तक आए, उसके बदले में संत समाज तक जाए। सर, उसके लिए हमने जो आने जाने का खर्चा था, रुकने का खर्चा था, इस सारे खर्चों को हमने बचाया। पिछले साल हमने लगभग 7,000 किसानों को, निर्धन किसानों को मुफ्त में बीज वितरण का कार्य किया और यहां तक कि इस बार भी हम 5,000 किसानों को हम मुफ्त में बीज वितरण का काम कर रहे हैं। महत्व का अर्थ यह है कि हम हमारे चढ़ावों को बंद करके 12 लाख स्कॉलरशिप्स देते हैं। तो सर, मेरा बहुत स्पष्ट मत है कि अगर मैं सामान्य परिवार से आकर यह बदल ला सकता हूं तो अगर सभी युवाओं के अंदर भी वही शक्ति आए, मात्र एक दृष्टिकोण रखने की जरूरत है। एक दृष्टिकोण के साथ में राष्ट्र समाज और मानवता को जोड़ने की जरूरत है। मेरा बहुत स्पष्ट मत है कि अगर मैं सामान्य परिवार से आकर यह बदल ला सकता हूं तो अगर सभी युवाओं के अंदर भी वही शक्ति आए, मात्र एक दृष्टिकोण रखने की जरूरत है। एक दृष्टिकोण के साथ में राष्ट्र समाज और मानवता को जोड़ने की जरूरत है। अर्थ आधारित शिक्षण व्यवस्था, अर्थ आधारित बुद्धि और अर्थ आधारित समाज ने मूल संवेदनाओं को समाप्त कर दिया है और यही आज समाज की सबसे बड़ी शोकांतिका है और इसी के कारण बाजारवाद ने आज हमें गुलाम बना लिया है। मुझे पता है आप बहुत अच्छा बोलते हैं और इसीलिए मेरे सवाल को आप घुमा गए।
मेरा सवाल ये था कि नितिन गडकरी से भी आपकी मुलाकात होती थी, उस मीटिंग के अंदर प्रशांत भूषण भी सफेद क्वालिस में बैठकर आया करते थे। मैं ये जानना चाहता हूं कि प्रशांत भूषण का रोल क्या था, वो क्या कहते थे आपको? पॉजिटिव था सर, बिल्कुल पॉजिटिव था। बिल्कुल पॉजिटिव था। तो आप क्या लगता है अरविंद और प्रशांत भी अब अलग हो जाएंगे? अगर वो पॉजिटिव थे, अरविंद निगेटिव थे, जितनी मेरी जानकारी है, तो आपको लगता है कि जल्दी ही अरविंद और प्रशांत को भी हम अलग अलग देखेंगे? सर ये पहले एक सब्जेक्ट से, ये सारा आंदोलन एक सब्जेक्ट पर जुड़ा था, बाद में ये ऑब्जेक्ट में बदल गया। अब कौन कैसा ऑब्जेक्ट लेके चलेगा उसके हिसाब से समीकरण बनते रहेंगे, मेरा बहुत स्पष्ट मत है। समीकरण बदलते रहेंगे। आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगा, आप पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट बन गया। जी बिल्कुल जी, पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट बन गया। आप इतना देश घूमते हैं, विदेश घूमते हैं, लाखों लोगों से लगातार संपर्क में रहते हैं, समाज के हर तबके से मिलते हो, चाहे वो नेता हो, आम आदमी हो, या समाज के सबसे निचले कदम का गरीब आदमी, किसान, मजदूर, आप सबको मिलते हैं। क्या आपको अरविंद केजरीवाल और आम आदमी की पार्टी का कोई भविष्य नजर आता है? देखिए, किसी भी पक्ष को खड़ा होने में मेरा बहुत एक मत है कि बहुत त्याग की आवश्यकता होती है। कोई भी पक्ष त्याग और बलिदान के सिवा खड़ा हो नहीं सकता। आज सबसे बड़ी बात यह है कि हमने क्या त्याग किया है, हमारा क्या बलिदान है और हमारा क्या योगदान है, इसके आधार पर भी किसी पार्टी का भविष्य तय होता है सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भय्यू जी महाराज, आपने वक्त निकाला, हमसे बात की। हमको पता था कि आपका शेड्यूल आज बहुत टाइट है, लेकिन आपने वक्त निकाला। हम उम्मीद करते हैं कि इंडिया न्यूज आपसे लगातार संपर्क बनाए रखेगा, ताकि हम जानते रहें कि देश और दुनिया में वाकई चल क्या रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे भय्यू जी महाराज। भय्यू जी महाराज बेहद महत्वपूर्ण मध्यस्थ थे जब अन्ना हजारे और सरकार के बीच बातचीत चल रही थी। रामलीला मैदान पर जो अनशन चल रहा था उसको तोड़वाने के लिए जाने माने राष्ट्र संत माने जाते हैं भय्यू जी महाराज, और महाराष्ट्र की राजनीति और देश की राजनीति में उनका बहुत बड़ा दखल है। और आज उन्होंने ये खुलासा किया है कि अन्ना हजारे के सहयोगी रामलीला मैदान में उनकी जान से खेलने की कोशिश कर रहे थे, और उनका यह भी मानना है कि टीम अन्ना के टूटने के पीछे कुछ लोगों की महत्वाकांक्षा थी। उनका संकेत अरविंद केजरीवाल की तरफ उन्होंने किया था, और साथ ही साथ उनका यह भी कहना था कि जो आंदोलन खड़ा हुआ है वो आंदोलन अब समाप्त हो चुका है। लोगों की राहें अलग अलग हो गई हैं, लेकिन पर्दे के पीछे जो कुछ हुआ वो अंदर की बात भय्यू महाराज ने इंडिया न्यूज को बताई है। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला